अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात का दिन था। तहरीक इंसाफ की जानिब से 12 रहनुमाओं की लिस्ट अडियाला जेल हुकाम को दी गई। मुलाकातियों में सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, तैमूर सलीम झगड़ा, सुहेल आफरीदी, मुसद्दिक अब्बासी, हलीम आदिल शेख, सिमावी अताहिर और दीगर शामिल थे। जुनैद अकबर और साहबजादा हामिद रजा भी इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए, लेकिन जेल हुकाम ने इमरान खान से मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। जुनैद अकबर ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आपको अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर खड़े हैं और बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने इस मौके पर कहा कि हम यहाँ बार बार आएंगे और आपको इमरान खान से मिलवाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मजीद बढ़ गए हैं। शेर अफजल मरवत ने कल रात एक एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी के नामजद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को मुनाजरे का भी चैलेंज किया, लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आप इमरान खान से मुनाजरा करें। सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से पार्टी से बेदखल किया है। अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी, अंदरूनी इख्तलाफात को कैसे हल किया जाएगा। और पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान को बार बार जेल में ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन मुक्तदरा की तरफ से हमेशा ही इनकार सुनने को मिलता है। फ्यूजन क्यों है, कौन ये ऑफर्स कर रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पीटीआई एक सियासी जमात कम और सियासी उखाड़ा ज्यादा लग रही है। पार्टी रहनुमाओं ने आपस में ही छोटे छोटे महाज शुरू कर रखे हैं। पार्टी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रैक्टेड नजर आती है। इस तरह कैसे आप इमरान खान को रिहा करा पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहली दफ़ा इस तरह की छोटी मोटी कोई कशमकश नहीं हो रही। 2011 में अगर आपको याद हो, जिस वक्त शाहमूद कुरैशी साहब आए थे, जावेद हाशमी साहब थे, जहांगीर तरीन साहब भी पार्टी में शामिल थे, तीनों सीनियर पॉलिटिशियन साउथ पंजाब से थे, तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स उस वक्त भी थे। तब भी हमने 2013 का इलेक्शन लड़ा, एक यूनाइटेड फ्रंट पे आके। हमने 18 का इलेक्शन भी लड़ा था और फिर 24 का इलेक्शन, जिस वक्त कोई पार्टी लीडरशिप मौजूद नहीं थी, मेजॉरिटी या इधर जेलों में थी या छोड़ चुकी थी, उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ा था। तो कन्फ्यूजन तो पार्टी तहरीक इंसाफ में कन्फ्रंटेशन का माहौल तो काफी अरसे से। हैविंग सेड दैट, उसकी एक रीजन भी है। कन्फ्रंटेशन का माहौल नो डाउट काफी अरसे से था, तब आपका लीडर बाहर था एंड ही वाज देयर टू टैकल ऑल दोस थिंग्स। अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यू कांट कंपेयर द बोथ सिनेरियोस। हां, मैं आपको करूं, 2024 का जब इलेक्शन हुआ था, खान साहब उस वक्त भी जेल में थे और उस वक्त भी हमारी कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी। और जिस तरीके से हमें इंतखाबी निशान खींच लिया गया, डिफरेंट किस्म के निशाना दिए गए, उसके बावजूद पार्टी डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस, हमने प्रूव किया कि हम एक पॉलिटिकल जमात है। लेकिन इशू पाकिस्तान में क्या है, पाको हिंद की हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे लेगेसी पॉलिटिक्स होती है, इनहेरिटेंस, विरासत की सियासत चली जाती है। सो नवाज शरीफ साहब सियासत करेंगे, फिर शहबाज शरीफ आएंगे, फिर मरियम आएंगी, फिर जुनैद होंगे, फिर हमजा होंगे, एंड ऑन। बिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा थी, फिर आसिफ ज़रदारी साहब थे, फिर बिलावल थे, अब उसके बाद आसफा भी तैयार होनी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसमें इनहेरिटेंस की सियासत नहीं है। इसलिए लोगों को डरता है कि यहाँ पे इशू बनेगा क्योंकि लीडरशिप सेकंड इन कमांड में कोई इमरान खान साहब के बेटे नहीं है। ऐसा इशू नहीं है। ये वाहिद वो जमात है जो नजरिए पे है। नजरिए में जब जमात होती है, जब तक उसका लीडर कायम दायम है और उसकी आवाम से एक कनेक्शन मुकम्मल है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 100 इश्यूज मेरे हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होंगे। सर, नो डाउट के जो भी मुश्किलात थी, सब कुछ था। आपकी पार्टी आवाम निकली, आवाम ने ये दिखाई पावर और आवाम निकली, वोट दिया इमरान खान को और आप लोग इस टाइम पे असेंबलियों में आ गए। लेकिन सर, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए वो ये है कि आपके लीडर जेल में हैं, उनको निकालने की बात की जा रही है, तहरीक लाने की बात की जा रही है हुकूमत के खिलाफ। तो वो कैसे पॉसिबल होगा जब आप लोग खुद मुत्तहिद नहीं होंगे? तो हाउ यू गोना यूनाइट योर अपोजिशन? दैट इज माय क्वेश्चन। पहले तो ये चीज आपको बता दी जाए कि खान साहब ने जब निकलना है अपनी मर्जी से निकलना है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लीडरशिप कभी भी इस तरह के इनकलाब नहीं लेके आती। ये हमेशा इनकलाब अवाम से आते हैं, ये ग्रास रूट लेवल से आते हैं। आप फ्रांस का इनकलाब उठा के देख लीजिए, यूरोप में जितने भी बड़े इनकलाब आए, दुनिया में जितने बड़े इनकलाब आए, वो सारे के सारे ग्रास रूट लेवल से
वो लोग लेके आए थे जो भी किसी भी सोसाइटी में सबसे ज्यादा हार्ड हिट होते थे। कहीं पे किसान होंगे, कहीं पे मजदूर होंगे और बहुत सारी कम्युनिटी के इश्यूज। सो ये लीडरशिप के इनकलाब नहीं लेके आते कि आपके 25-50 लीडर होंगे किसी पार्टी के, वो किसी एक कमरे में बैठेंगे, वो प्लान करेंगे अडियाला में अटैक होगा और हम खान साहब को उचक के ले जाएंगे। ऐसा नहीं होने लगा। इट हैज टू कम फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। वो अवाम से उठेगा और वो खान साहब को खुद ब खुद, और ये कोई इस तरह नहीं कि अडियाला का दरवाजा तोड़ के निकालना। अल्टीमेटली पॉलिटिकल एक प्रोसेस होगा, एक एवोल्यूशन होगी। रियासत या सिस्टम ये समझेगा कि अब इमरान खान के बगैर ये मुल्क चलना उनके लिए नाकाबिले मुश्किल हो चुका है। इट्स इनएविटेबल। यकीन जानी इस वक्त एहसास या हीट उनको फील हो रही है। अवाम में और सिस्टम में एक बहुत बड़ी खलीज है पड़ी। अवाम उस साइड पे खड़ी है तो सिस्टम दूसरी साइड पे खड़ा है, और ये सिस्टम ये समझ रहा है कि इस वक्त इस खलीज को, गैप को फिल करने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। जिस वक्त सिस्टम लेकिन अवाम ने तो करना है। लेकिन सर अवाम तो पहले भी निकली है आपकी कॉल्स पे, 26 नवंबर हो या उससे पहले अवाम निकली है, कारकुनान आपके निकले हैं, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम था कि आपकी लीडरशिप गायब थी। दैट वाज द प्रॉब्लम को उनको लीड करने के लिए। माफ कीजिएगा, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। प्रॉब्लम ये नहीं था कि लीडरशिप गायब थी। प्रॉब्लम ये था कि आगे बंदूक खड़ी थी, आगे गोली खड़ी थी, गोली पे निशान नहीं लिखा हुआ था। आप 1 लाख बंदा भी इस्लामाबाद लेके चले जाए ना, वहां पे 1000 बंदूक वाला खड़ा कर दे और वो गोली मारी शुरू करे, कोई भी नहीं खड़ा होगा। सर ये तो चलो 26 को हुआ ना, उससे पहले भी तो आप लोगों ने कितनी दफा चढ़ाई की इस्लामाबाद में, कितनी दफा लोग आए। तो उससे पहले क्या बंदूक वाले मौजूद नहीं थे? क्या इस्लामाबाद में उस वक्त क्या बंदूक के बगैर इस्लामाबाद था? क्या इस्लामाबाद में दफा 144 नहीं लगा दी गई थी? हम अगर कहीं इकट्ठे हुए तो संजानी में जाके इकट्ठे हुए क्योंकि वहां बंदूक वाला मौजूद नहीं था। हम जाके कोना में इकट्ठे हुए लाहौर में क्योंकि वहां बंदूक वाला मौजूद नहीं था। हम सवाबी में इकट्ठे हुए क्योंकि वहां भी बंदूक वाला मौजूद नहीं था। सो जहां जहां पे बंदूक होती है वहां पे पाकिस्तान क्या दुनिया में बड़े बड़े इंकलाब, वहां पे लोग इस तरह के, कहां पे कौन गोली खाएगा? वेरी फ्रैंकली कि अगर आप हमें कह दें वहां पे आके मरना है तो लोगों के ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। हम कोई जहाद के लिए वहां पे नहीं आ रहे थे। सो अवाम का इसका लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं होता। हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें आपको पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ेगी और अवाम पॉलिटिकल स्पेस लेती आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपके टॉक शो पे बानी के अलावा नाम ले लिया था, इमरान खान कह रहा हूं आप बीप नहीं करेंगी। ठीक, आहिस्ता आहिस्ता हमें स्पेस मिल रही है कि पहले हम कौमी असेंबली और सेनेट में तकरीरें नहीं कर सकते थे, वो तकरीरें हमारी बैन हो जाती थी। अब हमारी तकरीरें ऑन एयर जाएंगी। वजह अवाम सुनना चाहते हैं। आप डॉन से लेके दूसरे अखबारात उठा लें, अब इमरान खान साहब के लेटर वहां प्रिंट होते हैं। आर्टिकल्स में कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है, कोई ऐसा मीडिया नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जिसमें इमरान खान या तहरीक इंसाफ का जिक्र ना हो। ये हो नहीं सकता कि शाम को टॉक शो और आप नवाज शरीफ और जरदारी को डिस्कस करें। इमरान खान होगा और बाकी होंगे। इमरान खान होगा तो जरदारी होगा, इमरान खान होगा तो नवाज शरीफ होगा, इमरान खान होगा तो शिवा। सो इमरान खान इज अ मस्ट इन टुडेज पाकिस्तान में, लोगों की जिंदगी में, पाकिस्तान की आज की मीडिया में खान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये वो स्पेस है जो कोई इनसे नहीं खींच सकता। इस स्पेस की अगर इस ठीक है, मतलब सर पीटीआई में धड़ेबंदी, ये तो आप मानते हैं पीटीआई में धड़ेबंदी वाज़ेह नजर आ रही है। कल भी सियासी कमेटी का इजलास था, अली मोहम्मद खान, साहबजादा हामिद रजा इंतजार करते रहे, लेकिन उमर अयूब, रऊफ हसन और सलमान अकरम राजा ने अलग अलग मीटिंग कर ली। ये मफादात का टकराव है, कोई आपसी रंजिशें हैं, वजह क्या है इस ग्रुपिंग की? अच्छा, एक तो बता दूं, ये वाहिद हमारी जमात नहीं है जिसमें कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, लोगों के आपस में इश्यूज हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने इंफॉर्मेशन पास की, जिन भी साहब ने आपको, जो भी पॉलिटिकल कमेटी में थे जिन्होंने आपको ये पास किया, वो शायद ये बताना भूल गए कि शायद उमर अयूब साहब अपने हलके में थे और उनके पास सिग्नल्स मौजूद नहीं थे, तो वो अपने आ नहीं सके। अगर अली मोहम्मद और हामिद रजा से बैठे थे और कुछ लोग नहीं आ सके तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। तो कोई ऑब्वियसली कोई किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का यकीन नहीं है। सो जो बताने वाले वो ऐसा मिसाला लगाते हैं जनाब वो 8 बैठे थे और 2 नहीं आए, वो 2 के मोबाइल बंद हो सकते हैं, उनकी बैटरी डाउन। सर जुनेद अकबर साहब खुद कहते हैं, उन्होंने तो खुद कहा है कि पार्टी में कुछ मुफ्त खो रहे हैं। मुझे सवाबी जलसे का कहकर इस्लामाबाद जलसे की वीडियोस भेजी गई। इससे पहले भी उन्होंने होम्योपैथिक लीडरशिप का तस्करा किया। तो आप लोग इन मुफ्तखोरों की निशानदेही क्यों नहीं करते? नाम लें और उन्हें निकालें पार्टी से। अगर जुनेद अकबर साहब ने ऐसा कुछ किया तो उनके नाम तो वो बता सकते हैं, ऑब्वियसली मुझे तो उनका अंदाजा नहीं। बट हैविंग सेड दैट, देखें इस तरीके से किसी को भी डिस्क्रेडिट करना आई थिंक इट बी अनफेयर। मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो अक्टूबर में निकले थे, बहुत सारे से 2 नवंबर की उस कैंपेन में आए थे, कुछ फरवरी 8 को निकले से। कहीं ना कहीं कोई इश्यूज आ जाए वो अंडरस्टैंडेबल होता है। हर जगह पे हर शख्स नहीं पहुंच सकता, हर बंदे की वो कैपेसिटी नहीं है। मैं नारे मार सकता हूँ 1.5 घंटे के लिए सेनेट में परसों वाले दिन,
शायद मेरे कोई दोस्त वो नारे ना मार सकते हो, वो उनकी कोई थॉट प्रोसेस, उनकी तकरीर मुझसे अच्छी होगी, शायद वो शायद टॉक शो अच्छा कर सकते होंगे, मैं शायद लड़ाई अच्छी कर सकता हूँ। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर शख्स सवाबी पहुंच जाए, जरूरी नहीं हर शख्स पिंडी इस्लामाबाद पहुंच जाए। सो हर बंदा सड़क पे नहीं जा सकता, हर बंदा टॉक शो पे नहीं जा सकता। हर बंदे को उस कैपेसिटी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। दैट बी वेरी अनफेयर एंड डिस्क्रेडिट कि जी वो ये नहीं करता और वो नहीं करता। लेकिन अगर कोई लोग इस तरह की किसी ने पॉइंट आउट किया तो ये तो वो बेहतर बता सकता है, लेकिन मेरी नजर में हर क्योंकि शख्स सर अपने मौजूदा हिस्से का लीडरशिप कुछ पे ना क्रिटिसिज्म तो किया जा रहा है, जैसे फवाद चौधरी साहब को ले लें, वो लोग भी यही कहते हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप है और उनकी कारकर्दगी से मैं बिल्कुल मायूस हूँ। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, और बल्कि उन्होंने तो इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाने का भी कहा है। तो आपसे भी इस कमेटी में शामिल होने के लिए कोई राब्ता हुआ है? अच्छा, नहीं, मुझसे नहीं हुआ यकीनन, वो उनको पता होगा वो कमेटी में कौन है और किसको वो लेना चाह रहे हैं, बट ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब तो बता सकते हैं। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। आज पाकिस्तान के दौर में सबसे आसान पता क्या क्या ये कॉम्प्रोमाइज है जी, ये तो बेका हुआ है जी, ये तो गद्दार है जी। ऑब्वियसली उसको आपको साबित तो करना कोई नहीं, कोई पीका का एक्ट इस पे है नहीं, क्योंकि जो हमारी ऐसी साजिश है जो हमें डैमेज कर ली उस पे पीका तो हो नहीं सकता। सो ये कहना तो बहुत आसान है, एंड दिस इज अगेन वेरी अनफेयर। अगर ऐसी कोई कमेटी बना रही खान साहब के लिए तो वो ऑब्वियसली उनको पता होगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर लीडर अपने हिस्से का 2 सेंट वो अपने ऐड कर रहा है, वो किसी न किसी से हवाले कर रहा है। कहीं किसी से अगर कोई कमी बेशी रह भी जाती है तो ऑब्वियसली सर, ये उसको एक्चुअली पार्टी ये अपने खबरें, एंड ये पे सारे एतराज़ात, ये सारी बातें आती ही आपकी पार्टी के अंदर से ही है ना, ये आवाज़ें वहीं आपकी पार्टी के अंदर से उठती हैं। अगर हम सीएम खैबर पख्तूनख्वा ले लें, उनको भी इसी वजह से मुतनाज़ बनाया गया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये शायद फेंस की दोनों तरफ खेल रहे हैं। नियाजी साहब मैं बताऊं, ये हमारे अंदर से नहीं आती। एक्चुअली आजकल बिकता यही है। वो कहते हैं ना, जो सबसे मार्केट में इन है, आप खबर, अगर मैं आपसे कहूं जी आप चलाएं कि जी कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ा इशू चल रहा है और वो लोग आपस में बिगड़े हुए हैं, आप ये खबर चलाएं, कोई देखेगा कोई नहीं, इवन कि कोई डिस्कस ही नहीं बट करेगा। आप ये व्लॉग के सर प्रॉब्लम पता है कि सर थिंग इज कि आपके स्टेक्स हाई है ना, योर स्टेक्स आर वेरी हाई, आपका कॉस्ट बड़ा है, आपने इमरान खान साहब को बाहर निकालना है, आपने अपने मैंडेट की वापसी की बात करनी है, अपने कारकुनान को बाहर निकालना है। सो यू जस्ट हैव द हायर स्टेक्स देन गवर्नमेंट। तो अब वहां इस जगह पे आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की कंट्रोवर्सीज? आई एग्री टू इट। मैं यही तो कहता हूं, क्योंकि इमरान खान मैटर करता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ रेलिवेंट है, इसलिए हमारी हर खबर को चाहे बहुत छोटी हो उसको ग्रैब करके निकाला जाता है। ऑब्वियसली हर मीडिया चैनल वाले किसी दोस्त का, हमारे पार्टी किसी आदमी से कोई ना कोई ताल्लुक वास्ता होगा, तो वो फोन करते हैं भी आज क्या हुआ, तो उसने कहा ये आज मिसाले की खबर ये। अब उस खबर को ऑब्वियसली पेंट किया जाता है, लोग सुनना भी चाहते हैं और इसमें कोई हर्ष भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ रेलेवेंट है, मेरा इसमें कोई गिला नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, वो इशू इतना बड़ा नहीं है। पार्टी में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बाहर के लोगों को और बाहर जो यूट्यूबर्स बैठे हैं उनको फीड करते हैं, मिसाला देते हैं फिर। तो अब अगर किसी का किसी से कोई ताल्लुक है और इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर उनसे कोई बेनिफिट ले लेता है, तो ऑब्वियसली आई वोंट बी नोइंग इट, मुझे अंदाजा भी नहीं मैं किसके ऊपर क्या तनकीद कर सकता हूं। बट हैविंग सेड दैट, असल में रियल टर्म्स में उस इशू की इतनी बड़ी कोई रेलेवेंस पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए नहीं होगा कि पीटीआई में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, इस वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। खान साहब ने जिस दिन आना है, वो सिस्टम ने अपनी मजबूरी को साबित करते हुए आना है और खान साहब ने सिस्टम बाहर निकालना। गॉट इट। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर आगे चलते हैं, बैकडोर राब्तों की भी बातें हो रही हैं, खबरें यही हैं कि कोई फिर से कोई कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि साहबजादा हामिद रजा तो कहते हैं कि इमरान खान साहब को तो ऑफर हुई है कि आप 2 साल हुकूमत चलने दें, 3 माह में हम इमरान खान साहब की नाअहली भी खत्म कर देंगे। ये ऑफर कौन दे रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ से तो बिल्कुल ही इनकार नजर आता है। खत पर भी आर्मी चीफ का बयान आया है, आपने उनका रिस्पॉन्स देख लिया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पढ़ने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, अगर मुझे मिले भी तो मैं वज़ीर आज़म साहब को भेज दूंगा। तो ये कौन दे रहा है आपको ऑफर्स? अच्छा, पहले तो ये बात करें कि अगर हामिद रजा साहब ने या किसी और दोस्त ने, तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये ऑफर कब हुई है। यस, बट आई एग्री टू इट कि हमारे नॉलेज में है कि ऐसी ऑफर खान साहब को हुई है। दूसरी बात, क्या ये ऑफर करने के लिए, नहीं मैं आपको बताऊं, क्या ये ऑफर करने के लिए जरूर है कि उस शख्स का नाम मतलब जिन्होंने ऑफर करनी है अडियाला उनके पास है, अडियाला मेरे पास और आपके पास तो है नहीं, उनके पास अडियाला का सियासी शख्सियत की तरफ से ऑफर हो रही है या गैर सियासी शख्सियत की तरफ से ऑफर हुई है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। मैं इसकी निशानदेही नहीं कर पाऊंगा। हमारी जो लीडरशिप में जो लोग इन है, जिनका उन दोनों साइड से कोई ताल्लुक होगा, उनके नॉलेज में होगा। मेरे नॉलेज में इतना है कि खान साहब को ये कन्वे किया गया था
कि आप बनी गाला या पेशावर चले जाएं, हाउस अरेस्ट हो जाएं और 2 साल के लिए खामोश सिस्टम को चलने दें और 2 साल बाद हम आपको, जिसमें खान साहब ने कहा था कि मैं अपने केसेस को कोर्ट में कंटेस्ट करूंगा। अगर कोई बहुत बड़ी हमें स्पेस देने का मूड में भी है तो उसको ये कहा गया कि अगर आपने स्पेस देनी है तो हमें हमारे जो केसेस हैं, जो कोर्ट केसेस हैं, उनको मेरिट ग्राउंड्स पे चलने दें, हमें उनको लड़ने दें, उसमें इन्फ्लुएंस मत करें, उसमें ऐसे जजेस को मत लगाएं जो आपकी डिक्टेशन सुनते हैं और वो पेशी पे पेशी दिए जाएं। यानी जमानतें अगर नहीं ले सकते तो उसके ऊपर 2 तो हफ्ते सर अभी भी बैकडोर राब्ते बहाल है। बैकडोर राब्ते वैसे खत्म कभी हो भी नहीं सकते। उसकी वजह कहीं ना कहीं पे हमारी पार्टी के बहुत सारे जो गवर्नमेंट ओहदों पे बैठे हैं तो उनकी आपस में कहीं ना कहीं मुलाकात तो होती रहती है। सो ऑब्वियसली चाहे ऑफिशियली या अनऑफिशियली कहीं ना कहीं गुफ्तगू तो होगी। वो कब तक आके उसको मुकम्मल होती है, उसका क्या मतलब, उसका रैशनल कब तक उसका जो है ना फाइनलाइज होता है, दैट आई कांट प्रेडिक्ट। क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में, वो तो कह रहे थे, उन्होंने तो कहा है कि ये सब झूठी खबरें हैं, कोई ऐसी ना उधर से कोई इंटरेस्ट है और ना उनकी प्रायोरिटी में ये चीज है, ये सिर्फ पीटीआई का अपना बनाया हुआ बयानिया है, वो अपनी खबर चला देते हैं कि राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा कि अगर किसी जगह पे ऐसा हो रहा है तो मेरे नॉलेज में नहीं है। ये दूसरा कहा कि यस ये हो रहा होगा लेकिन वो मंतकी इंजाम तक अभी नहीं पहुंचेगा क्योंकि दोनों साइड्स में डिफरेंस बहुत है। और तीसरा मैंने आपको कहा कि जब एक पार्टी, खासतौर पे एक पार्टी, हमारे साथ तो कुछ हो नहीं सकता, हम तो जेल में बैठे हैं, अब हमारे साथ तो इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। जब दूसरी पार्टी, जो भी पार्टी है, जो ताकत में है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो रियासत, जब वो समझेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को आगे ले जाना बगैर इमरान खान के अब मुश्किल और नागुज़ीर हो गया, और यकीन जानिए इस वक्त ये पाकिस्तान की आवाम की जो आवाज है, अगर पल्स पे कोई हाथ या नब्ज पे कोई हाथ रख के बैठा है, वो ये समझ सकता है कि पाकिस्तान की आवाज इमरान खान के साथ आवाम खड़ी है और आवाम इस वक्त सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर इसको आप लंबे अरसे लेके चलाना चाहते हैं और पाकिस्तान इसी फिस्कल क्राइसिस में, इसी गैर यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल में आप समझते चल सकता है, तो फाबिया, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 2, 4, 6, 8 महीने से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान का किसान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ चुकी है, पाकिस्तान की सनतें बंद हैं, लोग बेरोजगार हैं, टैक्स रेवेन्यू नहीं कलेक्शन हो रहे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि बाहर से रेमिटेंसेज आ रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपका डॉलर मजबूत खड़ा है, लोगों ने अपने पैसे लोग पाकिस्तान भेजने, बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं चल रहा। अगर इस हालात में आप समझते हैं, जब आपकी रियल स्टेट बंद है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद है, पाकिस्तान 6 महीने 8 महीने ज्यादा चल सकेगा, फेयर एनफ। लेकिन आप समझे कि पाकिस्तान की आवाम को कॉन्फिडेंस चाहिए, सिस्टम में उनको रिलायबल चाहिए या रिलायंस चाहिए कि नहीं ये जो पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा, शहबाज शरीफ तो डामाडोल आदमी है, शायद उस वक्त आपको इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा। एंड दैट इज अ टाइम ये जब रियासत, लेकिन सर जब भी बातचीत होगी, कोई मुज़ाकरात होंगे तो फ्रूटफुल इसी सिचुएशन में हो सकते हैं ना कि दोनों को थोड़ी बहुत वो ग्राउंड्स बनाने की जरूरत है। आप देखें आर्मी चीफ इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं और तहरीक इंसाफ हाई कमीशन के सामने एहतजाज कर रही है। एहतजाज के लिए जो पोस्टर्स बनाए गए हैं उनका कंटेंट यहाँ शेयर ही नहीं हो सकता, तो कौन इस तरह के फैसले ले रहा है? ऐसे तो आप अदारों को मजीद प्रोवोक कर रहे हैं। अच्छा, एक अर्ज याद रखिएगा, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, बरतानवी हाई कमीशन ये पहली दफा नहीं, वो बहुत अरसे पिछले 2 साल से हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं और आप गुलाम हैं, ठीक, हमारे ऊपर रंजिश है, हम 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर के इस इलाके में रहते हैं, मैं 7,97,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में घुस नहीं सकता क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर शहरी रहता है वो आजाद है, उसके पास दूसरा पासपोर्ट भी है, वो शायद आपके डराने धमकाने में नहीं आएगा, शायद वो बहुत सारे ऐसे रेड एरियाज है जो क्रॉस भी करता होगा, जो शायद मैं भी सोच भी नहीं सकता, शायद उसको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये वेस्ट सोसाइटी जो है ना, वो वहां पे किसी को नहीं बख्शती, वहां पे वो ट्रम्प को भी नहीं बख्शेगी, मौजूदा लीडरशिप जो पाकिस्तान में, फिर आप लोगों को यू हैव टू फेस द म्यूजिक ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर मौजूदा लीडरशिप को फेस करने पड़ते हैं, इमरान खान साहब को सख्तियों की सूरत में फेस करने पड़ते हैं। ये कौन सा, हम इस वक्त क्या म्यूजिक फेस नहीं कर रहे पिछले 2 साल में? इस वक्त हम कौन सा यहाँ पार्टी कर रहे हैं? मतलब थिंग्स आर गोइंग बैड फॉर अस एनीवे। यहाँ पे पाकिस्तान में हालात हमारे लिए साजगार तो नहीं है। हमारे पास आज भी पुलिस हमारे घरों पे आती, आज भी हमारे बच्चे डरे और सहमे होते हैं, आज भी हमारा लीडर और उनकी जो बुशरा आपा है वो इस वक्त जेल में बैठी हैं। इससे ज्यादा बुरा किसी सियासी जमात, आपने खान साहब को डाल दिया, आपने उनकी बेगम को क्यों डाल दिया? इससे ज्यादा क्या म्यूजिक फेस हो सकता है? अभी आपने उनको कह दे तन्हाई में डाल दिया बुशरा आपा को, खान साहब के ऊपर आपने हमसे मुलाकात बंद करा दी है, 1 हफ्ते लिए मुलाकात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा तकलीफ जो और क्या हो सकता है हमारे लिए? सो यकीन जानिए हम दीवार के साथ लगे हुए, वक्त अब इनका है, ये कब दीवार से लगेंगे। सो ये छोटे मोटे इश्यूज के ऊपर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने कुछ किया तो फिर बर्दाश्त करें, ये तो वक्त का घड़ियाल है, कभी इधर को घूमेगा कभी उधर को घूमेगा जी। ठीक।
सर, तहरीक इंसाफ 22 मार्च को एक बार फिर मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है। तो पहले तो क्रिकेट मैचेस और दीगर इवेंट्स की वजह से इजाजत नहीं मिली, इस बार भी इजाजत ना मिली तो तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी? फिर एक और दरखास्त और फिर एक और एहतजाज। देखें, आप अगर पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकेंगे तो इर्तिका का अमल ये कहता है कि वो स्पेस अपनी निकाल लेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप लोगों की जहन और उनकी सोच के ऊपर आके ताले लगा दे और कह दे जी कुछ नहीं होगा, मैंने इनको बाउंड कर दिया है, अब निकलेंगे मैं इनको गोली मार दूंगा। गोली से कभी भी सोच और इर्तिका का अमल नहीं रुक सकता। पॉलिटिकल प्रोसेस अपने तय चलता रहेगा, कभी स्ट्रेट ही जाएगा तो लेफ्ट रहे, लेफ्ट नहीं तो राइट चला जाएगा, घूम के उसने अपनी जगह लेनी। ये एक पानी की तरह है पड़ा। सो अगर आप जलसे की इजाजत नहीं देंगे तो फिर एहतजाज होगा, एहतजाज नहीं होगा तो फिर जलसा। ये चीजें चलती रहेंगी, स्टेबिलिटी आपको नहीं आएगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी तौर के ऊपर इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जलसे जुलूस ना करने दें, एहतजाज ना करने दें, लीडरशिप को जेल में डाल दें। उससे क्या होगा, लोगों में नफरत आपके खिलाफ बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर ऑन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी है। गुज़श्ता कई दिनों से टीम में गलतियों की निशानदेही हो रही थी, लेकिन निशानदेही के बावजूद कल फिर वही गलतियां नजर आईं। कल हमें टीम सिलेक्शन के मसाइल नजर आए, फिटनेस के मसाइल नजर आए। फखर जमान इंजर्ड हुए और उसके बावजूद उन्हें खेलने के लिए भेज दिया गया। बाबर आजम को 1 डाउन भेजने का बार बार कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी बुरी तरह मुतासिर हुई। लोगों की तरफ से तनकीद भी की गई कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ अपनी आईसीसी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए खेल रहे थे। इस शिकस्त के बाद सेमीफाइनल तक रसाई भी मुश्किल नजर आ रही है। क्रिकेट माहिरीन की जानिब से पहले ही कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान पहला मैच हारता है तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का अगला मैच 23 फरवरी को रवायती हरीफ भारत से दुबई में होगा और अगर पाकिस्तान को भारत से भी शिकस्त हुई तो पाकिस्तान टीम इवेंट से बाहर हो सकती है, जबकि पाकिस्तान को अगले मरहले तक रसाई हासिल करने के लिए बांग्लादेश और भारत के खिलाफ मैचेस में लाजमी जीत दर्ज करना होगी। ये सारे मसाइल इवेंट से पहले क्यों हल नहीं किए गए और अब आने वाले मैचेस में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हम दुरुस्त कर सकते हैं, सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई, स्टेडियम नए बन गए, लेकिन हमारी टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। कंसिस्टेंट न होने की वजह क्या है? क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जी। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, इट इज़ ए केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, कि हमारी प्रायोरिटीज क्या थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्टेडियम्स को रिहेबिलिटेट करना, रीइनकार्नेट करना और सिस्टम्स बनाना, ग्राउंड्स प्रोवाइड करना, ये तो बेहतरीन होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी और मिड टर्म का हिस्सा होते हैं। आपका एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो आपकी क्रिकेट टीम होती है, टीम्स होती हैं। तो हमने गुज़िश्ता 4-5 साल से ना जी, वी हैव स्टार्टेड टू लिव इन सेल्फ डिनायल। और वो सेल्फ डिनाइल ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो बहुत आगे चली गई है। अब वो आगे कैसे चली गई है कि 3 या 4 टीमें हैं ना, वो बिल्कुल अलहदा और डिस्टिंक्ट हो गई हैं, जिनमें इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है एंड टू सम एक्सटेंट अब साउथ अफ्रीका वो उनको भी कम्पीट करती है। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल सिस्टम्स बनाए और उन्होंने एक प्रोग्रेसिव जो है ना उनका वो प्रोग्रेशन के साथ वो लेके चले और वो डाटा बेस और इंटीग्रेशन, मॉडर्न टूल्स और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ उन्होंने इंटीग्रेट किया साइंस को। और उन्होंने इनोवेशंस जिसमें आ जाती हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आ जाती है और फिटनेस आ जाती है। और फिर उन्होंने प्लान ऐसे किया कि वो जो बेहतरीन तरीके से लेके चलते हैं वो ये है कि वो हर टीम की असेसमेंट्स करते हैं और असेसमेंट्स के बाद मैचअप्स होते हैं और मैचअप्स के बाद वो एक एक पोजीशन पे 2 या 3 प्लेयर्स अपने डेवलप करते हैं और मेरिट पे सिलेक्शन होती है। एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लें कि न्यूजीलैंड ने भी लूज किया लकी फर्गसन को, बेन सीयर्स को, फिर वो रचिन रविंद्रा नहीं खेल पाया जो उनका बिल्कुल बीच में एक वाइटल कॉक था। तो वो प्लेयर से ज़्यादा जो है वो उन पोजीशन पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें वो लेके चलते हैं। फिर उसके बाद आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आए वो क्रिकेट में। ये टियर सिस्टम से आती है और आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो तो आप खुद आपका क्रिकेट बोर्ड सीरियस नहीं लेता। उनकी तो कोशिश होती है कि बस जो लाइमलाइट की चीज़ें हैं वो हो जाएं और हम कॉस्मेटिक सर्जरी करके जो भी कर लें। फिर मेरिट जो है वो अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए
बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी के होते हुए और इस तरह के दीगर टूल्स जो हैं आपकी इवन सिलेक्शन में जो आते हैं, आपके जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं, आप डाटा एनालिस्ट होते हैं, डाटा इंटरप्रेटर्स होते हैं, वो आपको डिसाइड करके देते हैं कि कौन कहाँ पे कैसे खेले। तो हम लोग तो ब्लाइंड खेलते रहे, हो जाएगा बॉबी कर लेगा, बॉब्जी द किंग कर लेगा, कल ये हो जाएगा, कौम की दुआएं हैं हम उड़ा के रख देंगे। ये नेचुरल स्किल और फ्लेबॉयंस एक स्टेज तक चलती रही, बिल्कुल सही। लेकिन उसके इवेंट्स बाद जब बदल आप जाते प्रोसेस हैं, मौके बदल जाते हैं, लेकिन हमारी डिस्कशंस अनफॉर्चुनेटली वही रहती हैं। जब भी ऐसे कोई बड़े इवेंट्स आते हैं, जब वो परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर हम यही बातें बैठ के कर रहे होते हैं कि मेरिट को नहीं देखा जा रहा। अगर हम सिलेक्शन की भी बात करें तो उसमें भी बड़े मसाइल थे। शुरू में आप सब ने इसकी निशानदेही भी की, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब सबको रियलाइज हो रहा है कि शायद हमने टीम सिलेक्शन में कहीं लैक किया है, हमने वो फैक्टर्स नहीं देखे जो हमें देखने चाहिए थे। ऐसे फैसले लिए ही क्यों जाते हैं कि जो बाद में पछताना पड़े? एंड हम सब टीवी पे बैठ के फिर तबसरे ही करते हैं फिर बैठ के। देखिए, मैंने आपको ये कहा, आप और मैं तो तबसरा ही कर सकते हैं ना, जी सजेशन दे सकते हैं। वी आर द इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, वी आर नॉट द डायरेक्ट स्टेक बिल्कुल। होल्डर्स। अब ये जो आपकी ट्राई नेशन के लिए, ट्रायंगुलर सीरीज के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो आपकी टीम सेलेक्ट हुई थी, मैं मान ही नहीं सकता कि आकिब जावेद के एक्सपीरियंस का आदमी हो, या 97 टेस्ट मैचेस खेला हुआ अजहर अली हो, और बिल्कुल। या 77 टेस्ट मैच खेला हुआ असद शफीक हो, और वो एक ओपनर जो के, वो भी बाद में बात करते हैं, जो कि आपका मेन ओपनर नहीं था, आपके फ्रेमवर्क में नहीं था, वो एक ओपनर हो, और उसके साथ आप एक स्पिनर के लिए इन कंडीशंस में आप ये टीम अनाउंस करें, फिर आप एक और ऐसा ओपनर टीम में रखें जिसमें आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप उसको खिला सकें, क्योंकि आप खिलाएंगे तो क्रिटिसाइज हो जाएंगे। मैं उस्मान खान की बात कर रहा हूँ। अब आपने उसके बाद फ़खर जमान आपका बेस्ट क्रिकेटर था, ओनली गेम चेंजर, और आप जिसको कह सकते हैं कि वो एक मैच विनर, उसको अपने ज़िद में क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी क्योंकि उससे नाराज़ थी, तो ना आप उसको जिम्बाब्वे लेके गए, कोई ट्वीट का चक्कर हो गया था, ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अफ्रीका, और वो जब दोबारा आप उसको वापस इसलिए लेके आए कि सर्कमस्टांसेस हैंडमेडन ऑफ नीड, कि साइम अयूब जो है आपका एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मॉडर्न बैट्समैन है, वो इंजर्ड हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे इसी बात पे आता हूँ कि ये टीम फिर इसका मतलब ऊपर से किसी और ने बनाई, और अगर किसी और ने बनाई तो ये जस्टिफाई कैसे करेंगे कि रिजवान मतलब 11 प्लेयर तो खिला सकता है, लेकिन 8 प्लेयर्स के साथ वो कैसे 50 ओवर्स की क्रिकेट पूरी करेगा? आपके साथ तो 50 ओवर का आपसे मैच ही नहीं खेला जा रहा, जो आपको नजर आ रहा है। सो ये अब टाइम आ गया है कि पीपल हैव टू स्टैंड अप एंड आस्क क्वेश्चंस, एंड आस्क सीरियस क्वेश्चंस कि यार ये टीम किसने बनाई थी और ये कैसे बनी थी। ये मैंने और आपने तो, हम तो ये सिर्फ हाईलाइट करके दे सकते हैं ना। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इतनी प्रोसेस ड्रिवन जो मैं बात करता हूँ, कि अभी आपका फाइनल हुआ था ट्राई नेशन का, जहाँ पे पाकिस्तान के 3 आउट हो गए थे, और मोहम्मद ये रिजवान और साथ सलमान अली आगा, जी इन्होंने पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश की, और 20 ओवर में 88 रन बनाए एट 4.4, जो किसी भी मॉडर्न क्रिकेट में आजकल वो ऑब्सोलीट है। बिल्कुल। अभी आप कल ही देख लें, कल जब न्यूजीलैंड के 3 आउट हो गए थे, तो जब ये टॉम लेथम खेला विल यंग के साथ, उन्होंने 20 ओवर में 5.31 पे रोटेशन और स्ट्राइक के साथ रन किए, एंड दे एग्जैक्टली न्यू कि ग्लेन फिलिप्स आएगा, वही हुआ। उन्होंने वो एग्जैक्टली 74 मतलब यही गेंदों तो पे प्रॉब्लम है। हमने कल लंबी आगाज 128 बड़ा अच्छा गेंद किया, पर 73 रन 3 विकेट्स भी ले ली, लेकिन फिर हमारे बॉलर्स को मार पड़ना शुरू हुई, और ये पिछले चंद मैचेस से लगातार हो रहा है। हम 250 के करीब रोक सकते थे, लेकिन 350 रन हो गए। आई मीन क्या रीजन है? क्या जैसे बॉल पुराना होता है हमें ज्यादा मार पड़ना शुरू हो जाती है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, आई एम इम्प्रेस्ड। आप एक तो आप नामों पे और रेपुटेशन पे चल रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। हम्म। आप मुझे बताएं कल के अगर आप डायसेक्शन करें तो कल हारिस ने 82 और शाहीन ने 68 69, दिस मीन 151 रन आपने 20 ओवर्स में दिए। और जी अगर मैं नसीम के 68 डालूं तो 214 रन 7.1 रन पर ओवर आपने दिए, और कॉन्स्टेंटली आप ना आपसे डेथ बॉलिंग हो रही है, और ना आप मिडिल ओवर्स में जो है ना आउट करते हैं, और एक आपके पास कमाल का स्पिनर आपने रखा हुआ है, वो अकेला कभी पावर प्ले में उसने आपको कल आउट कर दिया था, डीवन कॉनवे। उसके बाद आप क्या करते? सो ये क्यों हो रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। शाहीन शाह अफरीदी 2022 घुटना डैमेज होता है, रिहेबिलिटेशन जल्दी आप उनकी इंडक्शन करते हैं, वो जल्दी आ जाते हैं क्योंकि इनसिक्योरिटीज बहुत होती है कि जगह ना चली जाए। जी आप 2022 का फाइनल भी खिला देते हैं, वर्ल्ड कप का, T20 का, और उसके बाद से
वो प्रॉपर रिहेबिलिटेट हुआ ही नहीं, उसके एक्शन में मॉडिफिकेशंस हो गई, उसका घुटना थोड़ा बाहर निकल जाता है, वो दोनों बाजुओं को एज ए लीवर यूज़ करता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी जो लैंडिंग है बैकफुट वो अब उस तरह की नहीं है, गेंद अंदर नहीं आता, स्पीड भी रिड्यूस हो गई, आउट भी नहीं कर पा रहा। नसीम शाह इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हुआ, कॉन्टैक्ट इंजरी हुई इंग्लैंड के बाद, वो नर्व उसकी इम्पिंज हुई है, थ्रोइंग आर्म में उसको प्रॉब्लम है, तो वो उसकी लेंथ वो नहीं होती, वो उसको आधा आउंस लेंथ आगे कर लेना तो लीथल बॉलर हो जाएगा। किसी ने इसमें काम नहीं किया। हारिस 80% फिट है यार, कैसे आप आईसीसी टूर्नामेंट जो है 80% फिट बॉलर को आप खिला सकते हो? आपकी इतनी डेस्परेशन है, आपके पास और कोई बॉलर ही नहीं है। So that clearly shows कि आपके पास क्वालिटी भी नहीं मतलब है, दिस शोज के हमारे पास क्या पीछे कोई ऑप्शन ही नहीं रही। आप देखें ना, हमारे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो कोई डाइव लगाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, कोई मसला हो जाता है। हम देख रहे हैं बाकी जितने भी बाकी एथलीट्स हैं, आपकी एथलेटिक है, आपके पास एक फिटनेस लेवल होना चाहिए। हम बाकी जितने देख रहे हैं वो इतनी खतरनाक डाइव्स भी लगाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एक डाइव लगाएंगे, कोई ना कोई मसल पुल हो जाएगा, कोई इंजरी हो जाएगी। आपने ये जो बात की है ना, ये अब सिस्टम्स की बात होती है, प्रायोरिटीज की। मैंने कहा था मिसप्लेस प्रायोरिटीज है। आज से 5-10 साल पहले वाली क्रिकेट स्लो थी और क्वांटम इतना नहीं था। ये जब से फ्रेंचाइज लीग्स आई हैं, अब क्वांटम भी ज्यादा हो गया, क्रिकेट भी तेज हो गई है। तो आपकी जो पहले मार्केटिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती थी या ब्रांड डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब इम्पोर्टेंट हो गया ये मेडिकल पैनल और ये जो होती है आपकी सस्टेन्ड मेडिकल एम्ब्रेला। इसमें आपके पास क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त तक अब तक जो है वो सिर्फ कोटे पे आए हुए या डिप्लोमा होल्डर्स हैं। वेयर एज नाउ यू नीड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। ये इंजरी प्रिवेंशन होती है, इंजरी प्रिवेंशन के अलावा इंजरी मैनेजमेंट होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट होती है और इनकी बॉडीज को साइंटिफिकली असेस किया जाता है बायोमैकेनिकली और फिर देखा जाता है कि किसको कौन सी रेजिमेंट रिक्वायर्ड है। वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम T20 में बैनर लगाना पसंद कर लेंगे, एक बड़क मार के हम किसी सिंगर से गाना गवा लेंगे, लेकिन हम ये इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। जब इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, मुझे एक चीज़ बताएं, साइम अयूब पाकिस्तान में रिहेबिलिटेट नहीं हो पा रहा, उसको आप इंग्लैंड में रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। साइम अयूब इस वक्त तो चले वो पीक पे था, इंजर्ड हो गया, आपने उसको भेज दिया। क्या आपने हसन अली को भेजा था? आपने तो नहीं भेजा था। क्या आप कल को साइम अयूब अगर परफॉर्म नहीं करता, दोबारा इंजर्ड होता, भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपके अपने सिस्टम्स नहीं। हालांकि आपके पास केस स्टडी इंडिया की है 2007 के बाद, जो उन्होंने सिस्टम्स डेवलप किए हैं वो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आप जब तक अपने सिस्टम्स को टीयर सिस्टम, एज सिस्टम पे नहीं लेके आएंगे, साइंटिफिक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे और क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं करेंगे, होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स अगर आपके इंटरनेशनल क्रिकेट चलाएंगे, तो फिर आपका यही हाल होगा। फखर जमान फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है और अब उनकी जगह इमामुल हक का नाम आया है। फखर जमान के इंजर्ड होने से कितना नुकसान होगा हमारी बैटिंग लाइन को, और इमामुल हक क्या फखर की कमी पूरी कर पाएंगे? देखें, फखर जमान साइम अयूब के आने से पहले तक वाहिद आपका गेम चेंजर और मैच विनर है वाइट बॉल में, और उसको तो हर मैच खेलना था। उसके इंजर्ड होने से आपका जो एक मॉडर्न क्रिकेट का इम्पैक्ट होता है, जो अर्ली मैच एक तरफ वो ले जाता है, वो तो गया। इमाम एक अच्छा सॉलिड क्रिकेटर है, डिफेंस अच्छा है, रन्स भी किए हुए हैं, इंटरनेशनली उसकी 50 के करीब की एवरेज 48। इमाम ही की अगर आप देखें तो 9 सेंचुरियाँ भी हैं, लेकिन इमाम का प्रॉब्लम ये है कि अच्छी जगह पे फंस के जहाँ पे वो खेलता है वहाँ पे उसका स्कोरिंग रेट इज़ लेस देन द स्कोरिंग रेट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द टीम। फिर आपको मिडिल में कौन करेगा? आपने तो ओपनर ही अपना डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी दुनिया में बेस्ट सेकंड बेस्ट एवरेज है बाबर आजम की जी नंबर 3 पे, आपने उसको ओपन करा दिया। और वो हमने देख लिया कि किस तरह से 90 मतलब गेंदों पर उन्होंने 64 रन की इनिंग्स खेली है और 52 डॉट बॉल्स खेली हैं। छोड़ दें जी, जो कल की इनिंग्स थी ना, दैट लैक्ड इंटेंट, दैट वाज एन एम्बैरेसमेंट, और दैट नेवर, मैं तो एसोसिएट ही नहीं कर सकता बाबर से। वो एक सेल्फ अवेसिव सिर्फ क्रिटिसिज्म तो ये हो रहा है कि वो अपने लिए खेल रहे थे, शायद मुल्क के लिए नहीं खेल रहे थे। एब्सोल्युटली, ये लग रहा था। ठीक। और सर, इतवार को इंडिया के साथ भी एक बड़ा मैच है। आज इंडिया ने बांग्लादेश के 35 रन पर 5 विकेट्स ले लिए हैं। इंडिया के साथ मैच के लिए हमें क्या बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी? देखें, आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, आप क्या तब्दीली कर लेंगे? स्पिनर आपके पास इमाम नहीं को है। खिला लेंगे और आप कर सकते हैं। आपने तो ये जोगा छोड़ा ही नहीं है स्क्वाड को कि इसमें कोई ऐसा होता जो रिप्लेस करता। अभी आप बांग्लादेश की एफर्ट को देख लें, अभी आपने कहा 35 पे 5, उसके बाद 125 रन की पार्टनरशिप लगा दी है बांग्लादेश ने।
दैट इज हाउ यू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है ना, इंडिया के टॉप क्लास स्पिनर्स के अगेंस्ट कंड्यूसिव कंडीशंस में बांग्लादेश जो है 35 पे 5 से अब 163 for 5 हो गया। ठीक है, दैट इज हाउ यू बिल्ड अप स्ट्रक्चर्स, दैट इज हाउ यू स्ट्रक्चर योर रिप्लाईज। और तौहीद हेडॉय खेल रहा है और जिसमें जाकिर अली खेल रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है नाउ दे आर इन प्लेस। तो इस तरह आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंडिया इज फार टू सुपीरियर टीम, वो हमारे से एक अलग लीग में है, लोगों को बुरा लगेगा। हमने अपने हाल को इस हाल पे अपने आप को खुद पहुंचाया है। कोई एक आधा इंडिविजुअल सर अनफॉर्चुनेटली हम तो हमेशा बड़े इवेंट्स में अगर मगर के चक्कर में पड़ जाते हैं, दुआओं से काम चलाना पड़ता है। यही कैलकुलेशन होती है कि फला से हार जाए तो हम आगे जा सकते हैं। हम बड़े फैसले कब लेंगे और कब तक ये चलता रहेगा, मेरा तो फिर वही सवाल है, क्यों कब हम सीखेंगे अपनी गलतियों से। एक चीज याद रखिएगा कि अभी तक क्रिकेट में पैसा है और आईसीसी आपको पैसा दे रही थी बिकॉज ऑफ बीइंग द फुल मेंबर, लेकिन उन्होंने जो अगले साइकिल में जो उन्होंने वो बनाया हुआ है, जो उनका मैकेनिज्म है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। और इस किस्म की अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आपकी कटौतियाँ शुरू हो जाएंगी। जब कटौतियाँ शुरू हो जाएंगी तो आपका पैसा कम होगा, तो कहीं आप हॉकी और स्क्वॉश ना बन जाइएगा। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको सीरियस डिसीजंस लेने, पॉलिसी के डिसीजंस लेने, और आपने अब ये रवायती वो नहीं, जो प्लेयर्स आगे पीछे घूमते रहते हैं स्टाइपेंड्स के चक्करों में, और वो उनसे जान छुड़ानी है और एक प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट बना के और उसके मुताबिक आप टीयर क्रिकेट से लेके प्रोग्रेसिव पाथवे बनाएं और आप अपनी डेवलपमेंट शुरू करें। अदरवाइज इट विल हॉन्ट यू फॉरएवर। सर नो डाउट कि क्रिकेट है तो वैसे चांस की गेम। तो अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन लूं, अगर आप हमारे लिए प्रेडिक्शन दे सके कि आपको क्या लग रहा है 4 फेवरेट टीम्स जो आगे आपको नजर आ रही हैं। 60 रन से ना हारते तो मैं शायद सेमीफाइनल के लिए सोचता पाकिस्तान को। अच्छा। बट आई थिंक इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। ओके, और पाकिस्तान आप नहीं देख रहे? ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर नोमान नियाज़, हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।